ऐसा है कि ज्वाइनिंग का तो कोई इशू नहीं है, लिंक का। ठीक है, चलो ठीक है, सही है। तो फर्स्ट हमारा है कि व्हाट इज ब्लड। ब्लड एक टिश्यू है, ठीक है। कैसा टिश्यू है, इसको डाला गया है कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में, ठीक है। कनेक्टिव टिश्यू क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक तरीके से देखा जाए तो डिफरेंट सेल्स को कनेक्ट करने का काम कर रहा है। पूरी बॉडी में क्या कर रहा है, सर्कुलेशन कर रहा है न्यूट्रिएंट्स का, यूजफुल सब्सटेंसेस का, और वेस्ट मटेरियल को वहां से कलेक्ट करके लेके आ रहा है, ठीक है। तो एक कनेक्टिव टिश्यू की कैटेगरी में ब्लड को रखा गया है। दूसरी बात, ब्लड में ओवरऑल स्ट्रक्चर आज हम पढ़ेंगे कि ब्लड में क्या क्या है, क्या क्या चीजें हैं, उनका फंक्शन क्या क्या है, ठीक है। तो पहली चीज, ब्लड इज कंपोज्ड ऑफ दो मेजर चीजें हैं। एक तो हो गया प्लाज्मा, है ना, और एक हो गया हमारे फॉर्म्ड एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, ठीक है। प्लाज्मा के साथ साथ कुछ एलिमेंट्स, ठीक है। परसेंटेज कितना है इनका, प्लाज्मा है 55%। हाँ, बॉडी फ्लूइड्स और सर्कुलेशन, हाँ, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। सोनम, आई थिंक सोनम है ना, याद रहा मुझे अपना। हाँ, चैप्टर 18 यहीं से स्टार्ट सा ही हो रहा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो प्लाज्मा का कितना पोर्शन है, 55%, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स कितने हैं, 45%। दोनों का जो ब्लड में रेशियो है वो इतना है, ठीक है। एक एक करके इनको देखते हैं कि व्हाट इज प्लाज्मा, प्लाज्मा के क्या कॉम्पोजिशन है, क्या क्या चीजें हैं उसमें, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स में क्या क्या आता है, ठीक है। चलो, तो ये आपको दिया हुआ है ब्लड का कॉम्पोजिशन, कितना परसेंटेज किसका है ये ध्यान रखना है। प्लाज्मा 55%, ठीक है, और फॉर्म्ड एलिमेंट्स जिसमें हमारी क्या आती है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स, ठीक है, डब्ल्यूबीसीज व्हाइट ब्लड सेल्स, है ना, और एक होते हैं फिर प्लेटलेट्स। ये किस में आते हैं, ये तीनों ही चीजें, ये तीन तरीके की सेल है जो किस में आती है, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में। फॉर्म्ड एलिमेंट्स मतलब 45% जो रेशियो है हमारे ब्लड का, उसमें सेल्स है, और बाकी में प्लाज्मा है, ठीक है। प्लाज्मा एक तरीके से क्या है, फ्लूइड मैट्रिक्स है, फ्लूइड पोर्शन है, ये लिक्विड पोर्शन है, और एक तरीके से मैट्रिक्स यानी कि ग्राउंड सब्सटेंस क्रिएट कर रहा है फॉर द ब्लड, ठीक है। ग्राउंड सब्सटेंस बना रहा है किसके लिए, ब्लड की सेल्स के लिए, ठीक है। तो पहली बात तो ये हो गई। अब देखते हैं कि प्लाज्मा में क्या है। हाँ, ये सब इसी में है, सब चीजें ब्लड में ही है, ठीक है। अब देखते हैं प्लाज्मा में क्या क्या होता है। प्लाज्मा के कॉम्पोजिशन की अगर बात करें तो मेजर पोर्शन प्लाज्मा में, हमने बोला ना प्लाज्मा क्या है, फ्लूइड है, ठीक है। तो वो कुछ लिक्विड सा होगा, हमें जैसे पता ही है लिक्विड ही होता है ना ब्लड, तो वो उसमें क्या है ऐसा, प्लाज्मा जो है वो फ्लूइड पोर्शन है, और उस प्लाज्मा में भी वाटर कितना है, 90 से 92%, ठीक है। प्लाज्मा में मेजर पोर्शन वाटर का है, बाकी अदर एलिमेंट्स आर देयर, कौन कौन से, जैसे उसके बाद प्रोटीन्स प्रेजेंट है कुछ, ठीक है। कौन से प्रोटीन, तीन टाइप के मेजर प्रोटीन है, फिब्रिनोजन, ग्लोबुलिन्स और एल्ब्यूमिन, ठीक है। ये तीनों प्रोटीन्स हैं, इन प्रोटीन का अपना अपना फंक्शन है। जैसे कि फिब्रिनोजन, ये हमारा जो ब्लड क्लॉटिंग होती है, यानी कि जो चोट लग गई, आपका खून बह रहा है, तो उस खून में क्या होता है, वो जम जाता है थोड़ी देर बाद, तो उसको जमाने का काम, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग का काम कौन कर रहा है, फिब्रिनोजन, ठीक है। फिब्रिनोजन प्रोटीन है और वो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है। दूसरा है ग्लोब्यूलिन्स, ठीक है। ग्लोब्यूलिन क्या काम करेगा, हमारी बॉडी को डिफेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि एक तरीके से इम्यूनिटी में हेल्प कर रहा है, ठीक है, इम्यूनिटी में हेल्प करेगा। अभी स्टार्ट हुई है अंजलि, ठीक है। दूसरी बात, एल्ब्यूमिन, ये तीनों प्रोटीन है और नाम याद रखने और इनका फंक्शन। एल्ब्यूमिन क्या करते हैं, ऑस्मोटिक बैलेंस, ऑस्मोटिक बैलेंस कह लो, इलेक्ट्रोलिटिक बैलेंस कह लो, या आयनिक बैलेंस कह लो, पूरी बॉडी का, क्या बॉडी का नहीं, ब्लड का, ठीक है। ब्लड में क्या है, ब्लड में भी डिफरेंट टाइप के आयन्स हैं, जैसे यहाँ पे लिखा है ये कैल्शियम आयन, सोडियम आयन, मैग्नीशियम आयन, बाइकार्बोनेट और क्लोराइड, ये पढ़े थे हमने ब्रीदिंग वाले चैप्टर में। तो इन सब आयन्स का क्या करना है, एक तरीके से बैलेंस मेंटेन करना है, और उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए कौन काम कर रहा है, उसको काम करता है एल्ब्यूमिन, ठीक है। एल्ब्यूमिन इज अ प्रोटीन, वो ओवरऑल ऑस्मोटिक बैलेंस के मेंटेन करके रखेगा ब्लड का। इम्यूनिटी में किस तरह,
ग्लोब्युलिन्स क्या प्रोटीन, अभी आप जब क्लास 12th में पढ़ोगे ना बेटा, इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ोगे, इम्यूनिटी के लिए भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल, उन सेल्स को बनाने का काम, एक्टिवेशन का काम, ये डिफरेंट टाइप के प्रोटीन्स करते हैं, ठीक है, ऐसे करेगा हेल्प, सही है। इम्यूनिटी भी अपने आप में पूरा एक लार्ज टॉपिक है, ठीक है, उसमें डिफरेंट तरीके के सेल्स होते हैं, तो उन सबके फॉर्मेशन में, प्रोडक्शन में, ठीक है, डिफरेंट चीजें यूज होंगी, तो कहीं ना कहीं ग्लोबुलिन्स का भी उसमें यूज होगा, ठीक है। तो दो चीजें मेजर हो गई, एक हो गया हमारा वाटर, एक हो गया हमारा प्रोटीन। उसके बाद कुछ बायोमोलिक्यूल्स आर प्रेजेंट, ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड्स हो गए, लिपिड्स हो गए, ठीक है। फिर होते हैं कुछ मिनरल्स, और स्मॉल अमाउंट में मिनरल्स होंगे, और कोआगुलेशन फैक्टर्स। कोआगुलेशन मतलब एक तरीके से फैक्टर्स जो किसमें हेल्प करेंगे, या हम बोल सकते हैं कुछ एजेंट्स जो ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करेंगे, ठीक है, किसमें हेल्प करेंगे, ब्लड क्लॉटिंग में, ठीक है। तो बेसिक कॉम्पोजिशन हमारे ब्लड प्लाज्मा का ये है। दूसरी बात, प्लाज्मा में से क्या करा हमने, अगर क्लॉटिंग फैक्टर्स को माइनस कर दिया, ठीक है, अभी क्या है, ये पूरा प्लाज्मा का कॉम्पोजिशन आपको टेबल में दिया हुआ है, इसमें से मान लो आपने क्लॉटिंग फैक्टर्स निकाल दिए, ऐसे फैक्टर्स निकाल दिए जो खून को जमाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो हमारा जो पोर्शन बचेगा, लिक्विड पोर्शन, उसको बोलते हैं सीरम। और दिस इज हाईली इंपॉर्टेंट, ये याद रखना है। सीरम क्या है, प्लाज्मा माइनस क्लॉटिंग फैक्टर्स इज सीरम। कोआगुलेशन का मतलब क्या होता है, कोआगुलेशन का मतलब होता है जमाना, जैसे हिंदी में बोलते हैं, जैसे चोट लग गई ना, तो चोट लगने पे क्या होता है, खून बह रहा है, थोड़ी देर बाद मान लो छोटी चोट लगी, बहुत भयंकर चोट की बात नहीं कर रहे, मान लो स्किन कहीं से कट गई आपकी, ठीक है, तो क्या होता है, वहां पे खून निकलना स्टार्ट होगा, लेकिन अगर आप उसको थोड़ी देर ऐसे दबा लो या कुछ भी ऐसा करो, तो थोड़ी देर बाद वो जमता है, खून निकलना बंद हो जाता है। वो क्यों हो रहा है, क्योंकि कोआगुलेशन हो गया वहां पे। कोगुलेट तो वर्ड केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं हम, कोगुलेशन इज अ प्रोसेस जिसमें क्या है, कोई भी चीज प्रेसिपिटेट होके जम गई, है ना, प्लेटलेट्स उसमें हेल्प करेंगे, ठीक है ना, वो चीज है। हाँ, फिब्रिनोजन भी होता है, हाँ, समझ आ गई बात। दूसरी बात, सीरम क्या है, सीरम ये है, प्लाज्मा आपके पास था, प्लाज्मा में से मैंने यही फैक्टर्स निकाल दिए, जो फैक्टर्स भी ब्लड के जमाने के लिए या क्लॉटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उन सभी फैक्टर्स को आपने हटा दिया, उन सभी प्रोटीन्स को हटा दिया, तो जो आपके पास लिक्विड पोर्शन बचा, जिसमें क्या है, वाटर है, प्रोटीन्स है, मिनरल्स है, ग्लूकोज है, बायोमोलिक्यूल्स है, सिर्फ कोगुलेशन फैक्टर नहीं है, क्लॉटिंग फैक्टर नहीं है, तो वो जो लिक्विड पोर्शन बचा वो है सीरम, ठीक है। जैसे आपने कभी ध्यान में दिया होगा, चोट लगी तो थोड़ी देर बाद वो खुरन बोलते हैं उसको, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन स्किन जम गई आपकी, ठीक है, ब्लड सेल्स उसमें ट्रैप हो गई, खून निकलना बंद हो गया। कभी कभी आप देखते हो उसमें से व्हाइट व्हाइट सा लिक्विड भी निकलता है, वाटर जैसा सब्सटेंस, दैट इज सीरम, ठीक है, दैट इज सीरम। समझ आ गई बात, ठीक है, दैट इज सीरम। जब भी प्लाज्मा में ऐसा चीज है कि वो जम नहीं सकता, दैट इज सीरम, ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। व्हाइट येलो नहीं होता, ऑलमोस्ट व्हाइट सा ही होता है, एक पस होता है, पस इज डिफरेंट, ठीक है, सीरम इज ऑलमोस्ट व्हाइट टाइप का ही होता है, ठीक है। और हाँ, ये भी ध्यान रखो कि ये कैसा है, प्लाज्मा कैसा सब्सटेंस है, स्ट्रॉ कलर्ड, स्ट्रॉ कलर्ड यानी कि ऐसा पीच टाइप का मान लो, या लाइट, बहुत लाइट ब्राउन, ठीक है, एस कलर का प्लाज्मा होगा। और विस्कस फ्लूइड है, कंसिस्टेंसी कैसी है, एक तरीके से हनी लाइक मान लो, ब्लड की कंसिस्टेंसी कैसी होती है, ना तो वो पूरा सॉलिड है, ना ही बिल्कुल पानी जैसा है, थोड़ा थिक लिक्विड है, ठीक है। नहीं बच्चे आगे, अब रिपीट, विवेक आप रिकॉर्डिंग में देख लेना बेटा, ठीक है, मैं पूरा रिपीट करूंगी तो फिर आगे का पोर्शन कवर नहीं हो पाएगा, यहीं से सुन लो, ठीक है। दैट इज पस, वो सीरम नहीं होता, वो पस होता है। पस में क्या होता है, वो येलोइश सा होता है जो आप बोल रहे हो, ठीक है, उसमें क्या होता है, आपके सीरम में डेड सेल्स जो जमे हुए हैं, वो डेड सेल्स निकलते हैं, वो अलग होता है, ठीक है, वो ये नहीं होता। समझ आ गई बात, हाँ, हल्की सी चोट लगेगी तो वो व्हाइटिश सा ही होता है, वो ऑलमोस्ट, दैट इज सीरम। अब देखो, उसके बाद देखते हैं,
तो हमने देख लिया ब्लड में दो चीजें थी, प्लाज्मा और फॉर्म्ड एलिमेंट्स। प्लाज्मा का हमने देख लिया कि क्या क्या उसमें कॉम्पोजिशन है। अब बात करते हैं फॉर्म्ड एलिमेंट्स की। फॉर्म्ड एलिमेंट से बेसिक मतलब है कि किस किस टाइप की सेल्स ब्लड में प्रेजेंट है। पहले देखते हैं आरबीसीज। आरबीसीज के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी सबको पता है। पहली बात, फुल फॉर्म रेड ब्लड सेल्स। रेड है, सेल्स हैं। रेड क्यों है? ड्यू टू हीमोग्लोबिन। ये हमें पता है कि रेड ब्लड सेल्स क्यों है रेड, ड्यू टू हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन क्या है? एक प्रोटीन है, आयरन कंटेनिंग प्रोटीन। ठीक है। दूसरी बात, अगर एक हेल्दी इंडिविजुअल की बात करें तो उसमें कितना अमाउंट होगा पर mm क्यूबिक ब्लड में? ठीक है, एक पर वॉल्यूम में। ठीक है, क्यूबिक लीटर जो भी होता है ये यूनिट, उसमें कितना अमाउंट होगा? आपकी बुक में शायद मिलियन में दिया हुआ है, तो उसको मिलियन में याद रख लेना। 5 और 5.5 मिलियन या 50 से 55 लैक्स के बीच में। ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे फॉर्मेशन होता है आरबीसीज का? बोन मैरो में। ठीक है, हमारी जो बोन्स हैं उनके अंदर क्या है? एक स्पॉन्जी टिश्यू है सेंटर में। ठीक है, दैट इज बोन मैरो। वहां पर हमारे रेड ब्लड सेल्स और व्हाइट ब्लड सेल्स का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, हाँ, स्टेम सेल्स भी वहीं पर मिलते हैं। ठीक है, एक तरीके से क्या है, वहां पे मदर सेल्स प्रेजेंट है जो आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। सही है। शेप, शेप इज इंपॉर्टेंट। कैसा शेप होता है? बाई कॉनकेव शेप। यहाँ पे देखो डायग्राम में ऐसा दिख रहा है थोड़ा सा, दिस इज बाई कॉनकेव शेप है। ठीक है, कैसा शेप है? बाई कॉनकेव। सही है। न्यूक्लियस इज एब्सेंट, यानी कि आरबीसीज कैसी है? ए न्यूक्लिएटेड। न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन आरबीसीज। ये हमने सेल वाले चैप्टर में भी पढ़ा था कि न्यूक्लियस कौन कौन सी सेल्स में एब्सेंट है, आरबीसीज में एब्सेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद लाइफ स्पेन। 120 डेज का लाइफ स्पेन होता है ऑन एन एवरेज एक आरबीसी सेल का। ठीक है, 120 डेज बाद सेल क्या होगी? जो ब्लड में फ्लो कर रही थी वो स्प्लीन में जाके डेड हो जाएगी। स्प्लीन में सर्टेन एंजाइम्स आर देयर जो उसको किल कर देंगे। ठीक है, तो हम स्प्लीन को बोलते हैं ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। ठीक है, डेड कहां पर होगी? स्प्लीन में जाके। स्प्लीन इज एन ऑर्गन जो स्टमक के पास प्रेजेंट होता है लेफ्ट साइड में। ठीक है, छोटा सा ऑर्गन है, दैट इज ग्रेवयार्ड ऑफ आरबीसी। प्राइमरी फंक्शन क्या है आरबीसी का? ये हमने लास्ट चैप्टर में ही पढ़ा था कि रेस्पिरेटरी गैसेस यानी कि ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना। ठीक है, मेन फंक्शन है ये। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कौन कौन से याद रखने हैं कि ए न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, लाइफ स्पेन कितना है और कहां पर फॉर्मेशन होता है? बोन मैरो में। दीज 3 पॉइंट्स आर इंपॉर्टेंट। ठीक है, समझ आ गई बात? तो दिस इज ऑल अबाउट आरबीसी। अब देखते हैं डब्ल्यूबीसी। फॉर्म्ड एलिमेंट्स हम पढ़ रहे हैं ना, फॉर्म्ड एलिमेंट्स में 3 चीजें हमने देखी। एक हो गई एलिमेंट से यहाँ मतलब है कि किस किस टाइप की सेल्स, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज और प्लेटलेट्स। ठीक है, अब देखते हैं डब्ल्यूबीसीज। जैसे आरबीसीज को हम बोल रहे हैं कि वो गैसेस के ट्रांसपोर्ट में हेल्प कर रहा है बेसिकली। ठीक है, डब्ल्यूबीसीज का जो बेसिक फंक्शन है वो है इम्यूनिटी में, एक तरीके से बॉडी को प्रोटेक्ट करने में, बॉडी को प्रोटेक्ट करने में। ठीक है, इम्यूनिटी से ये मतलब है। बेसिक जानकारी लेते हैं। डब्ल्यूबीसीज यानी कि व्हाइट ब्लड सेल्स। व्हाइट क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज दीज आर कलरलेस। इनमें कोई ऐसा पिगमेंट नहीं है जिसकी वजह से इनका कोई कलर हो। ठीक है, तो दीज आर व्हाइट ब्लड सेल्स, कलरलेस होते हैं। कितना अमाउंट है? 6 से 8,000 पर क्यूबिक ब्लड में, इतना अमाउंट इनका होना चाहिए। दूसरी बात, कितना ब्लड जरूरी है? पता नहीं भाई, मैंने इतना नहीं, मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ब्लड का अमाउंट तो ये ना कि वेरी भी कर सकता है, बंदे के पे उस पर डिपेंड करता है ना शायद, फिजिक पे मे बी हो सकता है ऐसा कुछ हो अमाउंट, मुझे ध्यान नहीं आ रहा अभी। ठीक है, सही है। दूसरी बात क्या है, अब डब्ल्यूबीसी हमने देखा ओवरऑल 5 टाइप्स की है। ओवरऑल कितनी है? 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी हैं। तो सभी का क्या है, जो लाइफ स्पैन है वो डिफरेंट है, फिक्स नहीं है, सबका डिफरेंट डिफरेंट है। तो ओवरऑल अगर हम बोलें तो कितना हो सकता है लाइफ स्पैन? 3 से 4 डेज का ऑन एन एवरेज होगा। किसी का 3 भी हो सकता है, किसी का 1 भी हो सकता है। ठीक है, किसी का 5 भी हो सकता है।
तो ऑन एन एवरेज 3 से 4 दिन का WBCs का लाइफ स्पैन होता है। सही है। फिर क्या है, न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। RBCs में न्यूक्लियस एब्सेंट है, लेकिन WBCs में न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। RBC में न्यूक्लियस इज एब्सेंट। सही है। फिर जो 5 टाइप की WBCs है उनको 2 वेराइटीज में कैटेगराइज करा गया है। ठीक है, 5 को 2 टाइप में डिवाइड करा गया है, ए ग्रेन्युलोसाइट्स और ग्रेन्युलोसाइट्स। ए ग्रेन्युलोसाइट्स जिनमें किसी तरीके की ग्रेन्यूल्स क्या है, एब्सेंट है। ठीक है, सॉलिड पार्टिकल्स टाइप, पर इनमें क्या होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। अब इनमें अलग से 3 कैटेगरी है, वो देख लेते हैं। 120 डेज लाइफ स्पैन है, मतलब एक RBC की सेल कितना दिन जिंदा रहेगी टाइप से। ठीक है, RBCs डिवाइड, WBCs डिवाइड होती है इम्यूनिटी के लेवल पर। जब हम इम्यूनिटी वाला चैप्टर पढ़ेंगे ना, वहां पे देखते हैं, इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो T सेल्स होती है, लिम्फोसाइट्स जो होती हैं, वो बनाती हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेल्स। ठीक है ना, तो 120 डेज है लाइफ स्पैन। अब देखो WBCs में 2 कैटेगरी है, ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। T सेल क्या होती है सब बताऊंगी। तुम लोग पता है क्या हो जाता है, कभी कभी तुम बड़े सेंटी हो जाते हो सारे बच्चे। जो बच्चों ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं ना, वो तुम 11th में कैसे पढ़ लोगे। T सेल क्या होती है मैंने हमें बताया। देखो, T सेल भी डिफरेंट तरीके की होती हैं। T हेल्पर होती हैं, ये तुम 12th में भी पढ़ोगे थोड़ा सा बेसिक। T हेल्पर होती हैं, T एक तरीके से किलर होती है, साइटोटॉक्सिक होती है। अब इतना मैं तुम्हें बताऊंगी ना तो कोई मतलब नहीं बनता यहाँ पे। सही है, एक तो ये थोड़ा सा तुम 12th में पढ़ोगे, तो डोंट गेट इमोशनल। माइक ऑन कर दिया, लेकिन प्लीज बीच बीच में मत बोलना। ठीक है, अभी सिर्फ तुम NCERT के लेवल पर पढ़ो। एक तो हमारे पास देखो टाइम ही कम है, तो हम चाह रहे हैं कि आपका सिलेबस जल्दी जल्दी कवर हो जाए पहले। प्रेसिपिटेट मतलब जम जाना। प्रेसिपिटेट क्या होता है, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा ना, प्रेसिपिटेशन। लिक्विड क्या होता है, प्रेसिपिटेट। जब किसी चीज में कोई चीज मिलाते तो वो नीचे जम नहीं जाती, दैट इज प्रेसिपिटेट। हाँ, ठीक है। चलो, तो अब हमने देखा ए ग्रेन्युलोसाइट और ग्रेन्युलोसाइट। अभी सिर्फ बेसिक पे ध्यान दो, ज्यादा डीप में मत जाओ, पढ़ने को बहुत कुछ है। एक तो टाइम नहीं है हमारे पास, सारी दिक्कत टाइम की है, नहीं तो इसी को हम बहुत डिटेल में भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, और अब मुश्किल से मुझे लगता है हमारे पास 15 Feb तक का टाइम है ना। 15 Feb तक ही है ना, सभी क्लासेस में पूछा है सभी लोगों ने। तो 15 Feb तक हमें 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, तो हमारा टारगेट ये है कि एटलीस्ट NCERT लेवल का तो कवर हो ही जाए। ठीक है ना, तो ज्यादा डिस्कशन का टाइम ही नहीं है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी भी पढ़ा रही हूँ आज। समझ आई बात। और ऐसा नहीं है कि अभी तुम पढ़ लोगे ना, जो चैप्टर छूटे हुए हैं वो हम कवर करेंगे बाद में आफ्टर एग्जाम्स, ये प्लान है। और 12th के बाद सोच रहे हैं, जब तक नीट का एग्जाम देने जाते हैं ना बच्चे, उनको 11th का दोबारा रिवाइज कराना ही पड़ता है, क्योंकि साल भर में वो सारा गायब हो चुका होता है। ठीक है, तो ज्यादा इमोशनल मत हो, अभी NCERT के लेवल का पढ़ लो। ठीक है, कवर अप करना जरूरी है, क्योंकि पता चला ज्यादा डीप में गए तो एक चैप्टर के चक्कर में सारे छूट जाएंगे। अभी हमें कहाँ तक लेना है, 5 चैप्टर हमारे पूरे पूरे बचे हैं। मोस्टली 98% NCERT ही आती है। ठीक है, 98% NCERT। हाँ, यही सोच रहे हैं हम, 15 Feb तक पूरा कवर कराए। नहीं होगा तो थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्लासेस का भी हो सकता है जरूरत पड़ जाए। हाँ, सिर्फ बायो के लिए, बाकी के लिए नहीं कह रही मैं, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब देखो WBCs में क्या केस है, एक है ग्रेन्युलोसाइट्स, एक है ए ग्रेन्युलोसाइट्स। ए मतलब विदाउट, जिनमें कोई भी ग्रेन्यूल्स या पार्टिकल्स प्रेजेंट नहीं। ठीक है, ग्रेन्युलोसाइट्स में 3 है, न्यूट्रोफिल्स, इओसिनोफिल्स और बेसोफिल्स। ठीक है, फिर है ए ग्रेन्युलोसाइट्स में एक होती है लिम्फोसाइट, एक होती है मोनोसाइट। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे क्या है कि न्यूट्रोफिल्स, पांचों में से 5 तरीके की सेल हो गई ना, इन पांचों में सबसे ज्यादा अमाउंट किसका है, न्यूट्रोफिल्स का, मोस्ट अबंडेंट। ठीक है, मोस्ट अबंडेंट है ये। और लीस्ट किसका है, बेसोफिल्स का। ठीक है, तो ये पहली बात याद रखनी है। अब इनका फंक्शन देखते हैं, फंक्शन इज इंपॉर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आ सकता है। मोस्ट अबंडेंट है न्यूट्रोफिल्स। जब हमारी बॉडी में ओवरऑल WBCs का क्या काम है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, है ना।
तो इम्यूनिटी के रेफरेंस में ही ये सारी सेल्स काम कर रही है, प्रोटेक्शन में काम करती है। होता क्या है वही तो बता रही हूँ, ये सेल्स के नाम है, ये सारे क्या है, ये सेल्स के नाम है, डब्ल्यूबीसी के नाम है ये, ठीक है। अब एक एक डब्ल्यूबीसी का अलग अलग क्या भाई, आप क्या कह रहे हो, जैसे रेड ब्लड सेल थी उसका क्या क्या देखा हमने, ऑक्सीजन और CO2 को लाना ले जाना। सिमिलरली डब्ल्यूबीसी कितनी है, 5 तरीके की है, ये जो 5 लिखी है यहाँ, ये क्या है, ये 5 तरीके की डब्ल्यूबीसी आपके ब्लड में होती है। इन पांचों का कुछ ना कुछ फंक्शन होगा ना, तो वो हम देखते हैं कि क्या क्या फंक्शन है। सबसे ज्यादा कौन सी मिलती है डब्ल्यूबीसी, न्यूट्रोफिल्स। जब भी हमारी बॉडी में कोई इन्फेक्शन हुआ, ठीक है, या कोई फॉरेन ऑर्गेनिज्म आया, फॉरेन ऑर्गेनिज्म से क्या मतलब है, कोई जर्म का अटैक हुआ, कोई बैक्टीरियल या वायरल या कुछ भी इन्फेक्शन आपको हुआ, तो उस केस में सबसे पहले जो बॉडी में सेल आपकी आएगी प्रोटेक्शन करने के लिए, वो होगी न्यूट्रोफिल्स, ठीक है, फर्स्ट एक्टिंग। दूसरी बात, ये क्या करती है, ये किसी भी फॉरेन या बैक्टीरियल या किसी भी एजेंट को जो भी इंफेक्शन के लिए आया है उसको एनगल्फ करती है, फैगोसिटिस। फैगोसिटिस क्या होता है, फैगोसाइटोसिस या एनगल्फ करना होता है ना, किसी भी फॉरेन एजेंट को क्या करना, एनगल्फ करके सेल के अंदर डिस्ट्रॉय कर देना, दिस इज फैगोसिटिस, ठीक है, पढ़ा है ना फैगोसाइटोसिस। मैम डब्ल्यूबीसी का वो शेप कैसा होता है? ये बना है इधर देखो, इन सभी का शेप किसके बेसिस पे डिफरेंट है, इनके न्यूक्लियस के बेसिस पर। देख रहे हो तुम, ये जो दिख रहा है ना अंदर, ये पर्पल पर्पल, दिस इज न्यूक्लियस। इन सभी का न्यूक्लियस डिफरेंट शेप का है, दिस इज हॉर्स शू शेप्ड, ठीक है, सबका डिफरेंट होता है, यस समझ मैम। आया? तो न्यूट्रोफिल्स क्या है, फर्स्ट सेल है जो बॉडी में डिफेंस प्रोवाइड करेगी, क्या करती है, फैगोसिटिस, जो भी फॉरेन एजेंट आया है उसको एनगल्फ करके सेल के अंदर लेंगे और उसको किल कर देंगे, ठीक है, इसका फंक्शन ये है। सेकंड है हमारी बेसोफिल्स। बेसोफिल्स सबसे कम नंबर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, लीस्ट अमाउंट। इनका फंक्शन है इन्फ्लेमेटरी रिएक्शन देना, यानी कि जो इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन क्या है, एक तरीके से इम्यूनिटी का रेस्पॉन्स है, या बोले तो हम प्रोटेक्टिव प्रोटेक्टिव रेस्पॉन्स है बॉडी का। तो वो रेस्पॉन्स कौन देगा, वो बेसोफिल्स देंगी, ठीक है। कोई भी फॉरेन एजेंट आया, कोई इन्फेक्शन आपको हुआ, तो कुछ बॉडी अपने आप भी रिएक्ट करती है, वो उससे बचना चाहेगी, तो वो बचाने का काम कौन करेगा, बेसोफिल्स करेंगी, ठीक है। और ऐसे रेस्पॉन्स को कहते हैं इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स, इन्फ्लेमेटरी रिएक्शंस, या हमने लास्ट चैप्टर में भी पढ़ा था इन्फ्लेमेशन, ठीक है, इन्फ्लेमेशन, सही है। साथ के साथ ये कुछ प्रोटीन्स का सिक्रेशन करेंगी, कुछ केमिकल कंपाउंड्स का, सेरोटोनिन, हिपैरिन और हिस्टामिन। ये क्या करते हैं, ये डिफरेंट केमिकल कंपाउंड्स हैं जो डिफरेंट तरीके की जो बाकी डब्ल्यूबीसीज है उनको एक्टिवेट करेंगे, क्योंकि सब क्या होते हैं, सारी डब्ल्यूबीसीज मिलके ही काम करेंगे, ऐसा नहीं होता कि एक अकेली काम कर रही है। किसका रेस्पॉन्स किसके अगेंस्ट है, थोड़ी स्पेसिफिसिटी होगी, जैसे सबसे पहले ही आएगी न्यूट्रोफिल, लेकिन ऐसा नहीं है कि बाकी कुछ नहीं करेंगी। तो ओवरऑल सभी को एक्टिवेट भी करना है, दूसरा जो हमारा इम्यूनिटी का सिस्टम चल रहा है बॉडी में उसको भी एक्टिवेट करना है, ठीक है। तो ये सब काम कौन करेगा, ये सब केमिकल कंपाउंड्स करेंगे, ठीक है। थर्ड है हमारी इओसिनोफिल्स। इओसिनोफिल्स मोस्टली उस केस में एक्टिव होंगी जब कोई एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है, जैसे हमने लास्ट चैप्टर में एजमा पढ़ा था, आपको डस्ट की एलर्जी है, ठीक है, या कोई फूड का एलर्जिक रिएक्शन है, तो उस केस में जो पहले सबसे पहले हमारी डब्ल्यूबीसी काम करेगी वो है इओसिनोफिल्स, ठीक है। हाँ, इन्फ्लेमेशन में क्या होता है, इन्फ्लेमेशन में डिफरेंट तरीके के रेस्पॉन्सेज होते हैं, जैसे आपकी टिश्यू की स्वेलिंग हो जाएगी, बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, है ना, और क्या होता है, बॉडी टेम्परेचर आपका, मैम फीवर इसीलिए आता। हाँ हाँ, वो एक तरीके से प्रिवेंटिव रेस्पॉन्स ही है, ठीक है। कभी कभी क्या होता है, जैसे कहीं पे मान लो इंसेक्ट ने काट लिया या कुछ भी था, तो आप देखते हो वहां पे रेडनेस हो गई, ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं, ये ओवरऑल देखते हैं इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रेस्पॉन्स बोल देते हैं इसको, सही है, समझ आ गया वानी, इन्फ्लेमेशन समझ आ गया। इन्फ्लेमेशन भी अपने आप में एक पूरा प्रोसेस है जिसके अंदर आपकी बॉडी में कुछ ऐसी चीजें होंगी जिससे आपकी बॉडी इन्फेक्शन से बच सके, क्या क्या, जैसे बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाना, जहां पे इंसेक्ट चोट लगी या कुछ भी हुआ वहां पे क्या हो जाना, वहां पे स्वेलिंग हो जाना, ठीक है, या रेडनेस हो जाना। आप देखते हो कि जैसे चोट लगती है,
चोट लगने पे आपका क्या होता है, यहाँ पे चोट लगी तो वहां पे गर्म भी होता है कभी कभी, वो बाकी बॉडी से वो एरिया हल्का सा हॉट लगेगा आपको, तो वो चीज भी एक इन्फ्लेमेशन रिस्पॉन्स है। वहां पे ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज हो जाएगा, जहाँ पे चोट लगी वहां ओवरऑल ब्लड सर्कुलेशन इंक्रीज होगा, ठीक है, तो वहां पे रेड भी हो जाता है कभी कभी, ठीक है, तो दिस इज ऑल अंडर इन्फ्लेमेशन या इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। तो इसको ट्रिगर करने का काम कौन करेगा, बेसोफिल्स, ठीक है। फिर है हमारा मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स क्या करती है, ये भी फेगोसिटिक सेल्स है, किसकी तरह, न्यूट्रोफिल्स की तरह। ये भी क्या करेंगी, फॉरेन एजेंट को किल करने का ही काम करेंगी, जैसे हमारी फर्स्ट वाली सेल्स न्यूट्रोफिल्स कर रही थी, लेकिन ये क्या होती है, ये बाद में आएंगी, फर्स्ट ये करेंगी, इनका रोल आता है लेटर मोनोसाइट्स का, ठीक है। ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि एक ही इन्फेक्शन है, मान लो तगड़ा इन्फेक्शन हुआ है आपको, तो ओवरऑल सारी ही WBCs क्या करेंगी, उससे प्रिवेंट करने का काम करेंगी। फर्स्ट आएगी हमारे न्यूट्रोफिल्स, उसके बाद आगे जैसे जैसे इंक्रीज होगा प्रोसेस, तो मोनोसाइट्स भी उस काम में हेल्प करेंगी, ठीक है। फिफ्थ है हमारी फिर लिम्फोसाइट्स। अब लिम्फोसाइट्स में दो तरीके की सेल्स होती है, बी सेल्स और टी सेल्स, ये सेल्स होती है। ये बी और टी सेल्स यानी कि बी लिम्फोसाइट और टी लिम्फोसाइट अलग अलग तरीके से रेस्पॉन्स जनरेट करती हैं। बी सेल्स क्या करती हैं, एंटीबॉडीज बनाती हैं। एंटीबॉडी क्या होती है, फिर एक तरीके की सेल है जो बॉडी को प्रोटेक्शन देती है। एंटीबॉडीज आपने नॉर्मली भी सुना होगा, जैसे हम वैक्सीन लेते हैं, तो वैक्सीन क्यों लेते हैं, जिससे हमारी बॉडीज में एंटीबॉडी बन सके, ठीक है। नहीं, ये एलर्जिक रिस्पॉन्स में हेल्प करेंगी। भाई बीमारी भी तो कई तरीके से हो सकती है ना, हाँ, फेगोसिटिस जैसे अमीबा खाता है, ठीक है, बीमारी भी एक तरीके से नहीं होगी, कई तरीके से हो सकती है। हो सकता है बैक्टीरिया का इन्फेक्शन हो सकता है वायरस का इन्फेक्शन हो, कभी फूड की एलर्जी, डस्ट की एलर्जी, तो हर एक केस में एक डिफरेंट एंटीबॉडी या WBC आपकी काम करेगी, ठीक है, क्योंकि सबको कुछ ना कुछ रोल दिया गया है। इसको हम बोल सकते हैं डिविजन ऑफ लेबर, एक ही सेल सारे काम नहीं कर रही, डिविजन करा गया है कि तुम्हें ये करना है, तुम्हें ये करना है, हालांकि बिल्कुल इंडिविजुअल भी नहीं है। न्यूट्रोफिल्स अगर नहीं कर पा रही तो मोनोसाइट्स भी उसमें हेल्प करेगी, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ इन्फेक्शन। और कभी कभी क्या होता है, वैसे तो जो नॉर्मल फीवर होता है वो इसलिए होता है कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो, और टेम्परेचर इंक्रीज होने की वजह से जो जर्म्स थे वो अपने आप किल हो जाए, लेकिन नहीं होता, सीवियर हो गया इन्फेक्शन, तो खांसी जुकाम वैसे तो नॉर्मली सही हो जाता है 2-3 दिन बाद, लेकिन कभी कभी नहीं भी होता, तो उस केस में फिर यू नीड मेडिसिन, ठीक है। तो बॉडी अपने आप को प्रिवेंट करने के लिए मैकेनिज्म है, ठीक है। इन्फ्लेमेशन अभी तो बताया बेटा, इन्फ्लेमेशन एक रेस्पॉन्स है जिसमें हमारी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो गया, ठीक है, एक तरीके से रेस्पॉन्स है फॉर इम्यूनिटी, बॉडी को प्रोटेक्ट करने के लिए, और वो रेस्पॉन्सेज डिफरेंट तरीके के होते हैं। जैसे यहाँ लिखा मैंने, चोट लगी आपको तो क्या, वो स्वेलिंग हो जाएगी, ठीक है, कभी कभी बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा, डिफरेंट तरीके के रिस्पॉन्सेज होते हैं इन्फ्लेमेशन में। बॉडी में जहाँ पे कोई इन्फेक्शन है वहां पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ब्लड फ्लो क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि वहां पे ज्यादा अमाउंट में हमें WBCs को पहुंचाना है। मान लो ब्लड था और आपकी ब्लड सेल में यहाँ पर जर्म सेल्स ट्रेवल कर रहे हैं, या किसी सेल में जर्म्स है, तो वहां पर ब्लड ज्यादा अमाउंट में पहुंचेगा, क्योंकि ब्लड के थ्रू ही तो WBCs पहुंचेंगी, ठीक है। तो ये सब क्या है, ये इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेस है। फीवर छोड़ दो, इधर ध्यान दो, फीवर पे नहीं कुछ ध्यान देना, ठीक है। फीवर एक इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स है, बस इतना याद रखो, ठीक है। और वो भी 104 वाला फीवर नहीं, 100 तक के फीवर में डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि मेडिसिन ना खाओ, क्योंकि वो अपना बॉडी प्रिवेंट करने के लिए बॉडी टेम्परेचर इंक्रीज होता है, ठीक है, और हम दवाई खा के क्या करते हैं, उसे कम कर देते हैं, तो वो भी गलत ही है कहीं ना कहीं, ठीक है। तो लास्ट वाला देखते हैं, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स में क्या होता है, देखो दो तरीके की सेल्स हैं, बी सेल्स और टी सेल्स। ये दोनों ही सेल्स डिफरेंट डिफरेंट तरीके की सेल्स बनाती हैं। बी टी आपस में भी सेल्स हैं, और बी सेल्स और टी सेल्स फिर अलग से सेल्स बनाती हैं जो हमारी बॉडी को इम्यूनिटी देती है, ठीक है। जैसे मेजरली बी सेल बनाती है एंटीबॉडीज, ठीक है, और टी सेल्स बनाती है टी हेल्पर सेल्स बनाती है,
ये टी सेल्स क्या करती हैं, ये टी सेल्स बी सेल्स को भी बनाती हैं और प्रोटेक्शन अपने आप में भी देती हैं बॉडी को। ठीक है, तो याद क्या रखना है, लिम्फोसाइट्स दो तरीके की होती हैं, बी और टी। ठीक है, बी टी में क्या है ये बच्चों तुम 12th में पढ़ोगे, पूरा इम्यूनिटी का चैप्टर है आपका 12th में। ठीक है, अभी ज्यादा डिटेल में मत जाओ, मैं फिर से बता रही हूँ, सिलेबस कंप्लीट करना है, मैं थोड़ा सा फास्ट इसीलिए बढ़ा रही हूँ। बी सेल्स बनाती है बेसिकली एंटीबॉडी, बस इतना याद रखो। ठीक है, एंटीबॉडी क्या करती है, दोबारा से वही काम कि कोई भी इन्फेक्शन जब होगा तो वो आपके इन्फेक्शन वाला जो एजेंट है, बैक्टीरिया है या वायरस है, उसको किल करने का काम करेगी। ठीक है, सभी सेल्स बेसिकली एक ही काम कर रही है, लेकिन तरीका सबका अलग अलग है। समझ आई बात? अब देखते हैं थर्ड, हमने आरबीसीज देखी ब्लड में, डब्ल्यूबीसीज देखी, और एक होती है फिर प्लेटलेट्स। ठीक है, प्लेटलेट्स का क्या काम है, प्लेटलेट्स को पहली बात तो थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। जो साइट वर्ड होता है वो किसके लिए आता है, वो आता है सेल के लिए। ठीक है, ये क्या है, थ्रोम्बोसाइट्स। कहाँ पे प्रोड्यूस होती है, जैसे आरबीसीज और डब्ल्यूबीसीज कहाँ प्रोड्यूस हो रही है, बोन मैरो में। सिमिलरली प्लेटलेट्स कहाँ पे प्रोड्यूस होती हैं, बोन मैरो में। कौन सी सेल से, मेगा कैरियोसाइट्स। मेगा कैरियोसाइट्स एक तरीके से क्या हो गई, मदर सेल हो गई प्लेटलेट्स की। ठीक है, इनमें से क्या प्रोड्यूस होंगी, प्लेटलेट्स। ठीक है, कहाँ पे प्रेजेंट होती है मेगा कैरियोसाइट्स, बोन मैरो में। दूसरी बात, बोन मैरो, दूसरी बात, प्लेटलेट्स का मेन फंक्शन क्या है, आरबीसी का फंक्शन हमने देख लिया कि ऑक्सीजन और CO2 को कैरी करना। डब्ल्यूबीसी का फंक्शन एक तरीके से इम्यूनिटी, और प्लेटलेट्स का क्या फंक्शन है, ब्लड को कोगुलेट करना। ब्लड जब लीक कर रहा है, ब्लड जब फ्लो कर रहा है, आपकी बॉडी से ब्लड चोट की वजह से या कोई इंजरी हो गई उसकी वजह से फ्लो कर रहा है, तो उसको क्लॉट करने का काम या प्रेसिपिटेट करने का काम या कोगुलेशन, इसको कोगुलेशन बोलते हैं बेसिकली। ठीक है, तो वो काम कौन करता है, प्लेटलेट्स विल हेल्प। ठीक है, क्लॉटिंग अभी बताया, प्रेसिपिटेशन समझ लो, खून जमता है, चोट लगती है तो थोड़ी देर तो खून बहता है, फिर बंद हो जाता है ना, वो कैसे होता है, क्योंकि क्या हुआ, प्रेसी ना, थोड़ी देर खून बहता है फिर बंद कैसे हो जाता है वो अपने आप, कोगुलेशन, क्लॉटिंग या प्रेसिपिटेशन की वजह से। तो उसमें कौन हेल्प कर रहा है, प्लेटलेट्स हेल्प करती है। ठीक है, हाँ मैं तभी तो खत्म कर रही हूँ जल्दी, तुम इतने क्वेश्चन पूछोगे ना, मैं जानती हूँ यार क्यूरियोसिटी होती है, बात तुम्हारी बिल्कुल सही है, लेकिन टाइम बहुत लिमिटेड है। यही क्लासेस तुम्हारी अप्रैल से स्टार्ट हुई होती ना तो हम बड़े मजे में एक एक चैप्टर पढ़ते, लेकिन स्टार्ट नवंबर से हुई है, सोच रहे हो तुम, तो तुम्हारे ऊपर भी प्रेशर है और हमारे ऊपर भी बहुत। समझ आई बात? हम यही सोच रहे हैं कि कवर कर लें और उसके बाद जो बचेगा उसको फिर रिवाइज भी करवा पाए बाद में, लेकिन अभी प्लान नहीं हुई है चीजें, पहले खत्म करना बहुत जरूरी है। ठीक है ना, और खत्म 15 फेब तक सोच रहे हैं कि हो जाए, क्योंकि फिर तुम लोग बिजी हो जाओगे। 12th में लास्ट में देखेंगे, पहले 12th में तो 12th का ही पढ़ोगे, जैसे तुम्हारा 12th इससे स्टार्ट हो जाएगा ना, अप्रैल से स्टार्ट हो जाएगा सेशन, तो तुम्हारी 12th की क्लासेस अप्रैल से स्टार्ट होगी। ठीक है, तो तुम्हारा साथ का साथ कवर होगा, उसमें भसड़ नहीं मचेगी, जो ये अभी जल्दी जल्दी करना पड़ रहा है ना, वहां पे पूरा टाइम होगा। उसके बाद जो टाइम बचेगा उसमें डेफिनेटली हम रिविजन का सोचेंगे, भाई फिर तो एग्जाम ही देना ना तुम्हें, तो डेफिनेटली वहां पे तो रिवाइज करना ही करना है। समझ आई बात? चलो अब देखते हैं प्लेटलेट्स में क्या होता है, प्लेटलेट्स काम कैसे करते हैं, फटाफट सुन लो, क्लास खत्म होने वाली है यार। देखो फंक्शन देखो कैसे काम करता है, मान लो आपके टिश्यू में चोट लगी, मान लो आपका स्किन रप्चर हो गया। ठीक है, मान लो आपके कुछ ऐसा कट लग गया स्किन में। ठीक है, जहां पे कट लगा सबसे पहली बात वहां पे क्या होगा, ब्लड का फ्लो इंक्रीज होगा, ब्लड आपका निकलना शुरू हो रहा है। जब ब्लड वहां पर आ रहा है तो उसमें क्या हो रही है, प्लेटलेट्स भी आ रही है। ठीक है, जब ब्लड आ रहा है तो वहां पे ऑब्वियसली क्या आ रही है, प्लेटलेट्स भी आ रही है ब्लड में, क्योंकि ब्लड में ही है प्लेटलेट्स। दूसरी बात, कुछ सर्टेन फैक्टर्स यहाँ पर रिलीज होंगे जो क्या करेंगे, जो एक्स्ट्रा ब्लड को अट्रैक्ट करेंगे, क्योंकि क्या चाहिए, जहां पे इंजरी हो गई वहां पे प्लेटलेट्स का अमाउंट हाई चाहिए। क्यों चाहिए, क्योंकि वहां पे हमें खून को क्लॉट करना है,
उनको जमाना है। और मैम रिपीट कर दो। सुनो सुनो सुनो, अब चैटिंग छोड़ो, आपके कहीं पे चोट लगी, ठीक है, वहां से क्या होता है, खून निकलना शुरू हो गया, टेंडेंसी क्या है, ब्लड का काम क्या है, या हम बोले प्लेटलेट्स का काम क्या है, उस फ्लो को जल्दी से जल्दी रोकना, जिससे क्या हो, ब्लड का लॉस ना हो। ठीक है, यही होता है ना। हम भयंकर चोट की बात नहीं कर रहे, उस केस में नहीं होगा, छोटी मोटी चोटों की बात कर रहे हैं कि क्या टेंडेंसी होती है। तो वहां पे क्या होगा, एक तरीके से जैसे प्लेटलेट्स थी, तो कुछ प्लेटलेट्स तो जहां पे ब्लड फ्लो हो रहा है वहां पे प्रेजेंट ही थी, लेकिन साथ के साथ क्या होगा, यहाँ पर सर्टेन फैक्टर्स रिलीज होंगे जो और ज्यादा प्लेटलेट्स को वहां पर आने के लिए इनवाइट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है प्लेटलेट्स क्या होंगी, अट्रैक्ट होंगी वुंड की साइड पर, चोट जहां पर लगी है वहां पर, जिससे क्या हो, ज्यादा अमाउंट में प्लेटलेट्स आए और उस ब्लड फ्लो को जल्दी रोक सके। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, जब आपका ब्लड फ्लो हो रहा है या ब्लड वहां पर है, तो उसी ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा इज प्रेजेंट। ब्लड में क्या होता है, प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में हमने देखा था कोगुलेशन फैक्टर्स आर प्रेजेंट। ठीक है, ब्लड में प्लाज्मा में क्या होते हैं, क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं। ये क्लॉटिंग फैक्टर्स क्या होंगे, अब एक्टिवेट होंगे। ठीक है, जैसे कि एक फैक्टर है प्रोथ्रोम्बिन और एक है फिब्रिनोजन, इसके अलावा भी होते हैं। ओवरऑल 13 फैक्टर्स होते हैं, लेकिन तुम्हारी बुक में 2 दिए हैं तो 2 की बात हम करते हैं। एक फैक्टर है या एक सब्सटेंस है प्रोथ्रोम्बिन। ये कैसा है, ये प्लाज्मा में इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होता है। जब नॉर्मली ब्लड हमारी वेसल्स में फ्लो कर रहा है ना, तो ये प्रोथ्रोम्बिन और नीचे वाला फिब्रिनोजन, ये प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन दोनों ही कैसे हैं, इनएक्टिव हैं। ठीक है, ये काम नहीं कर रहे। ठीक है, लेकिन जैसे ही चोट लगेगी, सबसे पहले इन दोनों को एक्टिवेट करने का काम है। कैसे एक्टिवेट होंगे, प्रोथ्रोम्बिन पे थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम एक्ट करेगा और इसको प्रोथ्रोम्बिन से थ्रोम्बिन में कन्वर्ट करेगा। नाउ दिस इज एक्टिव। ठीक है, थ्रोम्बिन क्या करेगा, थ्रोम्बिन फिब्रिनोजन पर एक्ट करके उसको एक्टिव करके फिब्रिन बनाएगा। ठीक है, प्रोथ्रोम्बिन को किसने एक्टिवेट करा, थ्रोम्बोकाइनेज ने। ठीक है, फिब्रिनोजन को किसने एक्टिवेट करा, थ्रोम्बिन ने। यही है ना, ये यहां पर आकर एक्ट करेगा। ठीक है, पहले कौन था, सबसे पहले मैम थ्रोम्बिन क्या है? सुनो, प्रोथ्रोम्बिन और थ्रोम्बिन कुछ फैक्टर्स हैं जो आपकी ब्लड प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, सब ये नाम ही है, नाम याद करने फैक्टर्स वगैरह के। प्रोथ्रोम्बिन को सबसे पहले एक्टिवेट कौन करेगा, थ्रोम्बोकाइनेज। ठीक है, जब ये एक्टिवेट होता है तो ये बन गया थ्रोम्बिन। अब ये थ्रोम्बिन किसको एक्टिवेट करेगा, फिब्रिनोजन को। फिब्रिनोजन भी एक सब्सटेंस है या एक प्रोफैक्टर है, इसको एक्टिवेट करके क्या बनाया जाएगा, फिब्रिन। ठीक है, इसके लिए ये एंजाइम की तरह काम करेगा। माइक म्यूट करो जिसका ऑन है। ठीक है, फिब्रिनोजन से फिब्रिन बनेगा। 2 बातें समझ में आ गई, 2 फैक्टर्स हैं, दोनों को एक्टिवेट करने का प्राइम काम है। पहला काम क्या है, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन को एक्टिवेट करना, क्योंकि यही दोनों क्या करेंगे, यही दोनों कोगुलेशन यानी कि ब्लड को प्रेसिपिटेट करने का काम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात, जब ये फिब्रिन एक्टिव हो गया, ठीक है, ये एक्टिव हो गया, तो ये जहां पर टिश्यू पे इंजरी हुई है या आपकी सेल रप्चर हुई है, वहां पे क्या करेगा, जो भी सेल्स बची, जो ब्लड फ्लो हो रहा था ना, ब्लड फ्लो हो रहा था तो वहां पे सेल्स फ्लो हो रही थी, और साथ के साथ जब आपके चोट लगी तो स्किन भी तो डेड हुई ना, स्किन की जो सेल्स थी वो भी डेड हुई। तो फिब्रिन के क्या होते हैं, फिब्रिन बनाएगा एक नेटवर्क ऑफ थ्रेड्स। ठीक है, ये एक तरीके से क्या करेगा, एक थ्रेड का ऐसे टाइप से फॉर्मेशन कर देगा, और इस फॉर्मेशन में ये रेड ब्लड सेल्स को और जो डेड सेल्स थी टिश्यू की उनको ट्रैप करता है, धीरे धीरे एक जाल सा बना लेगा पूरा। ठीक है, यही जाल क्या करता है, ट्रैप क्या? ट्रैप मतलब उनको सेल्स को पकड़ लेगा। ठीक है, सेल्स को क्या करेगा, तो वहां पे रिपीट कर दो, कोगुलेशन ऑफ ब्लड। माइक म्यूट करो पहले, नहीं तो मुझे करना पड़ेगा। माइक ऑफ करो पहले तो सब। लो जी, वो कह रही है 31 से स्टार्ट हो जाएंगे, तो मुश्किल से 10-15 दिन ही बचे हैं ना, तभी तो कह रही हूँ जल्दी जल्दी सुनो, थोड़ा सा फास्ट काम करना पड़ेगा। सुनो, दोबारा सुनो, क्या करना है,
पहला हमने करा प्रोथ्रोम्बिन को एक्टिवेट। नेक्स्ट पेज पे ही देखते हैं। एक्टिवेशन तो समझ आ गया ना, प्रोथ्रोम्बिन एक्टिवेट होगा पहले और फिर फिब्रिनोजन एक्टिवेट होगा। ठीक है, उसके बाद देखो, उसके बाद क्या होता है, जब ये फिब्रिन एक्टिवेट हो गया, फिब्रिन क्या है, एक सब्सटेंस है जो क्या करेगा, पूरे जो आपकी चोट लगी है ना, जहां जिस जगह पे, मान लो यहाँ आपकी स्किन कट गई, ठीक है, खून निकल रहा है, चाकू से कट गया है, जो भी था, उसको क्या करना है, एक तरीके से सिलना है। जैसे हमारे टांके भी लगते हैं ना, उसमें क्या करते हैं, स्किन को सिल देते हैं, आपस में देखा होगा। ये क्या हो रहा है, ये भी एक तरीके से वही काम कर रहा है। फिब्रिन के कुछ थ्रेड्स होते हैं, ये फाइबर है, वो फाइबर क्या करेगा, ऐसे पूरा एक नेटवर्क बनाएगा, और उस नेटवर्क में जो ब्लड फ्लो हो रहा था, ब्लड की जो सेल्स थी और जो डेड सेल्स थी वहां पर, उनको ट्रैप कर लेगा, यानी कि उनको एक तरीके से बांध देगा आपस में। ठीक है, उनको ट्रैप कर लेगा पूरे को, जिससे क्या हो, वो जगह एकदम से बंद हो जाए, जहां पे भी कट लगा था। तुमने देखा तो होगा ना, जब चोट लगती है तो क्या होता है, वो धीरे धीरे जमना शुरू होता है ना, एकदम से तो बंद नहीं होता। तो वो यही हो रहा होता है, वहां पे क्या हो रहा है, नेटवर्क बन रहा होता है फिब्रिन का। ठीक है, फिब्रिन क्या है, फिब्रिन एक क्या है, इन, यहाँ पे देखो, यहाँ लिखा है इनसॉल्युबल सब्सटेंस है, जो ब्लड में मिक्स नहीं होता। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, मान लो एक टैप से या किसी जगह से, टैप में से हल्का हल्का पानी गिर रहा है, ठीक है, कभी कभी होता है ना, टैप बंद नहीं होती, उसमें से पानी गिर ही जा रहा है, तुम वहां पे कोई ऐसी चीज या प्लास्टिक या पॉलिथीन लगा दो, तो पानी को रोक लेगा वो, थोड़ा बहुत अगर गिर रहा है तो उसको रोक लेगा ना। तो एक तरीके से यहाँ भी यही काम कर रहा है। फिब्रिन क्या कर रहा है, जो ब्लड का फ्लो हो रहा था, एक तो क्या होगा वहां पे, ब्लड का फ्लो डिक्रीज वैसे भी होगा, क्योंकि क्या हो रहा है, नेटवर्क बन रहा है, कोगुलेशन फैक्टर्स आ रहे हैं डिफरेंट, साथ के साथ उस जगह को सील करने का काम कौन करेगा, फिब्रिन करेगा, वहां पे ऐसे नेटवर्क सा बिछा देगा पूरा। और वो नेटवर्क होता है इनसॉल्युबल, जैसे पानी को प्लास्टिक रोक सकता है, क्योंकि वो इनसॉल्युबल है, वो मिक्स नहीं होगा पानी से, घुलेगा नहीं। कागज लगा दोगे तो रुकेगा, पानी नहीं रुकेगा। सेम कंडीशन यहाँ पे है, फिब्रिन क्या है, प्लाज्मा में, या हम बोले जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसके लिए इनसॉल्युबल है, वो उसको क्रॉस करके नहीं जा सकता आगे। ठीक है, तो उसको एक तरीके से सील करने का काम कर रहा है चोट को। समझ आई बात? जो हम बाद में देखते हैं ना कि रेड रेड ब्राउन सा नहीं जम जाता, जिसको तुम पता नहीं क्या बोलते हो, वैसे तो क्लॉट बोलते हैं उसको। चोट पर क्या होता है, ऊपर रेड ब्राउन सा पोर्शन जम जाता है, दैट इज फिब्रिन, वो क्लॉट ही है, वो ऐसे ही बनता है। समझ आई बात? बोलो। यस मैम। यस मैम। ठीक है, ज्यादा डिटेल में हमें नहीं जाना, वैसे कि बहुत एक्सटेंसिव प्रोसेस है। ठीक है, दूसरी बात याद क्या रखना है, पहली बात, पहले ये दोनों होते हैं इनएक्टिव, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन। तो क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन यही आएगा कि इनएक्टिव सब्सटेंस कौन सा है, फिब्रिन, थ्रोम्बिन, ये दोनों एक्टिव फॉर्म्स हैं, प्रोथ्रोम्बिन और फिब्रिनोजन आर इनएक्टिव फॉर्म्स। ठीक है, इनको एक्टिवेट करके थ्रोम्बिन और फिब्रिन में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, एक पॉइंट तो ये इंपॉर्टेंट। दूसरा पॉइंट क्या इंपॉर्टेंट है कि फिब्रिन होता है इनसॉल्युबल। समझ आई बात? ये प्लास्टिक की तरह काम करेगा, ये घुलेगा नहीं ब्लड में। लेकिन जब ये पहले इनएक्टिव स्टेज में, यानी कि फिब्रिनोजन की फॉर्म में प्रेजेंट था, तब था ये सॉल्युबल, ये याद रखना है। समझ रहे हो, ये पहले सॉल्युबल था, बाद में इनसॉल्युबल हुआ है। फिब्रिनोजन जो इनएक्टिव फॉर्म थी, वो सॉल्युबल थी। क्यों सॉल्युबल थी, अगर मान लो ब्लड में ये सॉल्युबल नहीं होती, इनसॉल्युबल होती, तो एक तरीके से ब्लड को वेसल्स में ही जमाना शुरू कर देती। समझ रहे हो बात? इसीलिए ये दोनों ही चीजें नॉर्मली ब्लड में इनएक्टिव स्टेज में प्रेजेंट होती हैं। इन केस ये अगर ब्लड में एक्टिव हो गई, तो ये अंदर ही अंदर खून को जमाना शुरू कर देंगे। समझ आ गई बात? यस मैम। यस ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। ये दोनों फैक्टर्स मैम थ्रोम्बोकाइनेस कहाँ से आता है? बच्चे के सब एंजाइम्स ब्लड में प्रेजेंट है। ठीक है, हमने देखा ना प्लाज्मा में क्या है, डिफरेंट कोगुलेशन फैक्टर्स आर देयर, तो ये सब फैक्टर्स प्लाज्मा में प्रेजेंट होते हैं। यहाँ पे देखा था ना हमने, ये देखो, ये देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ कोगुलेशन फैक्टर्स। कोगुलेशन की अगर हम बात करें, जो प्रोसेस हमने ये 2 लाइन में अभी पढ़ लिया, ये पूरा, इसमें ओवरऑल 13 फैक्टर्स होते हैं, रोमन लेटर्स में 1 2 3 4 13 तक। ठीक है, और सबका अलग अलग रोल है, हमने बहुत शॉर्ट में पढ़ा है। तो ये सारे फैक्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ये सारे ही फैक्टर्स हमारे
प्लाज्मा में प्रेजेंट है, ठीक है। और कोई ना कोई एक के बाद एक्ट करते करते फाइनली जो काम होता है वो ये होता है कि फिब्रिन का एक नेटवर्क बनेगा। वो इनसॉल्युबल नेटवर्क होता है जो ओवरऑल ब्लड की साइड जहां से खून लीक कर रहा है, ये इसमें देखो देखो डायग्राम में ये देखा फिब्रिन क्या बना है, इसमें क्या बना है, ये प्लेटलेट्स को ट्रैप करा, डेड सेल्स को, आरबीसीज को, सबको ट्रैप कर लिया। और जो ब्लू कलर के आपको थ्रेड दिख रहे हैं, दीज आर फिब्रिन थ्रेड्स, ठीक है। इन्होंने क्या करा, एक तरीके से उसको सिल दिया और जाल बना लिया और उस जगह को बंद कर दिया। काम क्या करना है, बेसिकली यही करना है, जो कटी है जगह, जो स्किन में टीयर हुआ है, उसको आपको ब्रेक करना है, उसको बंद करना है, सील करना है, ठीक है। तो सील करने का काम, जिससे कि ज्यादा हमारा ब्लड का फ्लो ना हो। किसी किसी की बॉडी में क्या होता है, यही डिजीज होती है, उसमें क्या होता है कि बंदे का खून रुकना बहना बंद ही नहीं होता। ये भी एक टाइप का डिजीज है, अगर तुमने सुना हो तो, ठीक है। उसमें क्लॉटिंग फैक्टर्स में कुछ ना कुछ कमी होती है या एब्सेंस होता है, तो वो उस बंदे का खून फिर बहता ही रहता है। उस केस में क्या होगा, ब्लड लॉस। ये एक डिजीज है बहुत भयंकर, ठीक है। हाँ, रॉयल डिजीज भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, कैल्शियम आयन। जो हमने पूरा क्लॉटिंग का देखा मैकेनिज्म, इसमें बहुत पूरा एक नेटवर्क है, पूरा एक चेन होता है या पाथवे है पूरा। उस पाथवे में कैल्शियम आयंस इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे कि फैक्टर्स होते हैं ना, हमने एंजाइम वाले चैप्टर में पढ़ा था कि क्या होते हैं, सर्टेन आयंस क्या करते हैं, मेटल आयंस या अदर एलिमेंट्स, वो एक्टिवेट करते हैं एंजाइम्स को। सिमिलरली यहाँ पर कैल्शियम आयंस का इंपॉर्टेंट रोल है, तो कैल्शियम ध्यान रखना। हाँ, होता है ऐसा, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट। अब देख लो, अब एक टॉपिक इसमें है लिम्फ, नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ब्लड ग्रुप देख लो, 3 टाइप के सेल्स तो हमारे हो गए। ब्लड ग्रुप्स देखते हैं, ब्लड ग्रुप्स में कैसे होता है। नॉर्मली देखो, हमें पता है कि ब्लड ग्रुप कौन कौन से होते हैं, ए बी और ओ। 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, यहाँ पे लिखा है ए बी और ओ। अब ये नाम ए बी कैसे रखे गए हैं, सर्टेन हमारी जो आरबीसीज होती है ना, आरबीसीज की सरफेस पर कुछ अलग तरीके के रिसेप्टर्स मान लो, या कुछ केमिकल कंपाउंड्स होते हैं ऐसे मान लो, जिसको हम बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। इन कंपाउंड्स को या केमिकल स्ट्रक्चर्स को बोलते हैं एंटीजन, ठीक है। जिसकी आरबीसी पर एंटीजन ए है, उसका ब्लड ग्रुप होगा ए, ठीक है। अगर किसी की आरबीसी पर बी एंटीजन प्रेजेंट है, ठीक है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा बी। अगर किसी की आरबीसी पर ए और बी दोनों ही एंटीजन प्रेजेंट है, तो उसका ब्लड ग्रुप होगा ए बी। और अगर किसी की आरबीसी पर एक भी एंटीजन नहीं है, ए और बी दोनों एब्सेंट है, ठीक है, तो ब्लड ग्रुप होता है ओ। समझ आ गई बात? मैम पॉजिटिव नेगेटिव किस बेसिस पे होता है? अभी बताऊंगी, ठीक है। पहले इतनी बात सुनो, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे लिखिए, ए ब्लड ग्रुप है तो एंटीजन ए, बी ब्लड ग्रुप बी एंटीजन, ए बी ब्लड ग्रुप ए और बी दोनों एंटीजन होंगे, और ओ ब्लड ग्रुप का मतलब है कोई एंटीजन नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, जो ब्लड ग्रुप होता है, यानी कि जो एंटीजन है, जैसे इसके पास क्या है, फर्स्ट वाले केस के पास एंटीजन है ए, तो ये एंटीबॉडीज किसके अगेंस्ट बनाएगा, बी के अगेंस्ट। एंटीबॉडी किसके अगेंस्ट बनाएगा, बी के अगेंस्ट। एंटीजन एंटीबॉडी क्या होते हैं, एंटीजन एंटीबॉडी दोनों ही एक तरीके से केमिकल स्ट्रक्चर्स हैं, केमिकल कंपाउंड मान लो, हमारी बॉडी में प्रेजेंट होती है एंटीबॉडीज। ये एक दूसरे के अगेंस्ट काम करती है, एंटीजन को किल करने का काम करती है एंटीबॉडी, ठीक है। किसके काम करेगी, एंटीबॉडी काम करती है अगेंस्ट एंटीजन, एंटीजन से वो बाइंड होके उसको ब्रेक करने का काम करती है, ऐसे मान लो, ठीक है। तो अगर किसी के पास ए ब्लड ग्रुप है तो उसके पास ए एंटीजन है, ये कंडीशन हमने देखी, तो इसके लिए बी एंटीजन जो है वो फॉरेन एजेंट है। मान लो मेरा ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है, तो मेरे अंदर ए एंटीजन होगा, बी तो नहीं है ना मेरे अंदर। तो अगर कोई बंदा मुझे बी ब्लड ग्रुप वाला ब्लड चढ़ा दे, तो मेरे अंदर बी एंटीजन जाएगा, लेकिन बी एंटीजन मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए क्या है, एक फॉरेन एजेंट है, ठीक है। वो मेरी बॉडी का पार्ट नहीं है, मेरी बॉडी का पार्ट क्या है, ए एंटीजन। बी एंटीजन मेरी बॉडी के लिए बिल्कुल नया है, और जब भी हमारी बॉडी में कोई नई चीज एंटर करती है, चाहे वो जर्म्स है, बैक्टीरिया है, वायरस है, या ब्लड ग्रुप ही क्यों ना हो,
वो मेरी बॉडी के लिए एक फॉरेन चीज है, और मेरी बॉडी की इम्यूनिटी ये ट्राई करेगी कि मैं उस चीज को किल कर दूं। समझ आई ये बात? बोलो। यस ठीक है, तो ए ब्लड ग्रुप के अंदर क्या होगा, एंटीबॉडीज होंगी बी के अगेंस्ट, क्योंकि बी उसकी बॉडी का हिस्सा नहीं है। ठीक है, जिसके पास बी ब्लड ग्रुप है उसके अंदर एंटीबॉडीज होंगी ए एंटीजन के अगेंस्ट, क्योंकि ए उसके लिए फॉरेन है। ठीक है, जिसके पास ए और बी दोनों एंटीजन है, ठीक है, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप ए बी ही है, तो मेरी बॉडी में ये दोनों एंटीजन है, तो मेरे लिए दोनों ही अपने हैं, ए और बी। ठीक है, मेरे लिए कोई भी फॉरेन नहीं है। जिसका ब्लड ग्रुप ओ है उसके पास ना तो ए है ना बी है, उसके लिए ए और बी दोनों ही फॉरेन है, और उसके बॉडी में दोनों के लिए एंटीबॉडीज होंगी। समझ आई बात? इतनी बात समझ में आ गई? मैम ओनली ए या तो ओनली बी ही होगा या ए बी दोनों? नहीं, ए बी है ना, ए बी जैसे थर्ड नंबर में है ना मैम। तो ए बी ब्लड ग्रुप है ना आपका, जैसे तो आपकी सरफेस आरबीसी की सरफेस पे ए और बी दोनों एंटीजन है, तो इसको कोई, इसके लिए कोई फॉरेन नहीं है। बस तीन ही तरीके तो हैं, दो ही तरीके की एंटीजन है ना, ए और बी, और मेरे पास दोनों ही है, तो मेरे लिए तो दोनों अपने ही हो गए ना। समझ आई बात? ओके अब देखो, अब क्या बात कर रहे हैं? मैम ब्लड ग्रुप ओ में ऐसे एंटीजन्स नहीं है नहीं, ओ में मैम, कोई क्यों? एंटीजन नहीं है, ना ए है ना बी है। समझ आई बात? तो इसीलिए क्यों मैम? अब है ही ऐसा, वो तो स्ट्रक्चर है ऐसा, इसमें क्यों वाली बात ही नहीं है। नहीं है आरबीसी पे, सेल्स डिफरेंट है वो। ठीक है, तो चार तरीके की सेल्स हो सकती है आरबीसी, कोई ए हो सकती है, कोई बी, कोई ए बी, कोई ओ। ठीक है, दूसरी बात, अब इसमें कोई नहीं है, तो इसके लिए दोनों ही जो ए और बी हैं वो क्या है, फॉरेन एजेंट है, तो इसके अंदर दोनों के लिए एंटीबॉडीज होंगी। इसीलिए देखो फिर ब्लड ग्रुप कैसे डोनेट होता है, जो डोनर होता है, ए को जो ब्लड ग्रुप मिलेगा वो ए वाला देगा या ओ वाला देगा। अगर मैं ए वाले बंदे को बी ब्लड ग्रुप दे दूं तो वो क्या होगा, वो गलत हो जाएगा। ए ब्लड ग्रुप का बंदा है कोई, उसको बी वाला, मैम इससे डेथ भी हो जाता है? हाँ हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है। ठीक है, अगर मैंने उसको बी दे दिया तो क्या होगा, इसके लिए फॉरेन है ना, ए के लिए बी ब्लड ग्रुप क्या है, फॉरेन है। इसके अंदर जो एंटीबॉडीज हैं वो बी के लिए ही है, एंटीबॉडी किसकी है, बी के अगेंस्ट है। तो जैसे ही हम इसको बी ब्लड ग्रुप देंगे, बी ब्लड हमने इसको चढ़ाया, इसकी एंटीबॉडीज क्या करेंगी, उस ब्लड की आरबीसीज को किल करना शुरू कर देंगी, यानी कि ब्लड को क्लॉट करना शुरू कर देंगी। उसके लिए क्या है, उसके लिए वो जर्म्स है, या हम समझ लो बैक्टीरिया या वायरस है, उसके लिए वो फॉरेन एजेंट है। उसका पर्पस क्या है, एंटीबॉडीज का पर्पस है कि इसे जल्दी से जल्दी बॉडी में से किल करा जाए या डिस्ट्रॉय किया जाए। ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। इसीलिए ए ब्लड ग्रुप वाले बंदे को सिर्फ ए वाला दिया जाएगा या ओ ब्लड ग्रुप का दिया जाएगा। समझ आई? ओ वाला क्यों दे सकते हैं, क्योंकि ओ में ए और बी दोनों ही एंटीबॉडीज क्या है, एब्सेंट है, एंटीजन है ही नहीं। समझ आई बात? यस एंटीजन नहीं है, तो एंटीजन नहीं है तो कुछ भी दे दो, कोई पर्पस नहीं है। सिमिलरली बी का केस है, बी को आप बी दोगे या ओ दोगे। ठीक है, ओ को सिर्फ ओ ही दे सकते हो, ओ में कोई एंटीजन नहीं है, तो उसको वही ब्लड ग्रुप देना है जिसमें कोई एंटीजन ना हो, तो ओ को ओ ही दिया जाएगा हमेशा, ना ए दिया जाएगा, ना बी दिया जाएगा, ना ए बी दिया जाएगा। हाँ समझ आ गई? और ए बी में दोनों ही एंटीजन है, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप कुछ भी दे दो। ठीक है, समझ आ गई बात? दूसरी बात, आर एच फैक्टर की जो तुम पूछ रहे हो, पॉजिटिव और नेगेटिव क्या होता है, वो होता है आर एच फैक्टर। आर एच का मतलब होता है यहाँ से रीसस। ठीक है, आर एच का मतलब है रीसस। जैसे मैंने अभी बताया कि आरबीसी की सरफेस पे एक तो एंटीजन है ए, साथ के साथ आर एच भी होता है। ठीक है, यहाँ लिखा है आर एच एंटीजन। ठीक है, अगर अगर आपकी आरबीसी पे ए है और आर एच फैक्टर है तो दिस इज ए पॉजिटिव। फैक्टर को कैसे डिनोट करते हैं, इसको पॉजिटिव और नेगेटिव से डिनोट करते हैं। अगर आर एच फैक्टर है तो इसका मतलब है पॉजिटिव। ठीक है, आर एच फैक्टर प्रेजेंट है सरफेस पर तो हम उसको पॉजिटिव से डिनोट करते हैं, और एब्सेंट है तो नेगेटिव।
ठीक है, ए आर एच ऐसे नहीं लिखते, पॉजिटिव और नेगेटिव में कन्वर्ट कर दिया उसको, आर एच ए पॉजिटिव, जैसे मेरा ब्लड ग्रुप है ए बी पॉजिटिव, ठीक है, मेरा ए बी पॉजिटिव है, तो उस केस में क्या है, मेरी आरबीसी पे ए एंटीजन भी है, बी एंटीजन भी है और आर एच भी है। समझ आई बात? मान लो किसी का तुम्हारा बी पॉजिटिव है तो तुम्हारी सेल पे क्या है, बी एंटीजन है और आर एच फैक्टर है, ठीक है। मान लो किसी का ए नेगेटिव है तो उस केस में ए एंटीजन होगा, बस आर एच फैक्टर एब्सेंट है। समझ आ गई बात? और जो आर एच वर्ड जो आया है, ये आया है मंकी से, रीसस मंकी होता है एक, रीसस क्या है, एक मंकी है, ठीक है। ये वर्ड इसलिए आर एच जो रेफरेंस में इसलिए आया है क्योंकि जो ये आर एच एंटीजन की हम बात कर रहे हैं हमारी आरबीसीज में होता है, सेम टू सेम ये रीसस मंकी में भी मिलता है, दोनों सिमिलर है, ठीक है। तो उसी के रेफरेंस लेते हुए यहाँ पे इसको आर एच फैक्टर बोल दिया गया है, ठीक है। समझ आ गई इतनी बात? यस यस मैम। अब एक लास्ट टॉपिक देख लो, एक कंडीशन होती है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटलिस, ये क्या है, एक कंडीशन है। इस कंडीशन में होता क्या है, मान लो कोई लेडी है, उसका ब्लड ग्रुप ए बी सी डी जो भी होगा, लेकिन आर एच नेगेटिव है वो, ठीक है, उसके अंदर आर एच एंटीजन इज एब्सेंट, ठीक है, आर एच एंटीजन नहीं है, लेकिन उसका जो चाइल्ड है, ठीक है, उसके अंदर चाइल्ड यानी कि उसके वोम में है, ठीक है, लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है, लेडी के आर एच फैक्टर नहीं है बॉडी में, लेकिन जो चाइल्ड है वो आर एच पॉजिटिव है, यानी कि फादर की वजह से उसके पास क्या आ गया, आर एच फैक्टर आ गया, फादर के पास आर एच फैक्टर था, ठीक है, तो चाइल्ड के अंदर भी आ गया, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, जब चाइल्ड का बर्थ होगा तो थोड़ा सा ब्लड मिक्सिंग होती है, चाइल्ड और उसकी मदर के ब्लड की मिक्सिंग होती है, ठीक है, ड्यू टू प्लेसेंटा, ठीक है। अब क्या होगा, चाइल्ड का जो पॉजिटिव ब्लड था, चाइल्ड का ब्लड कैसा था, आर एच पॉजिटिव, ठीक है, तो ये मदर की बॉडी में चला जाएगा, ठीक है, चाइल्ड का जो आर एच फैक्टर वाला ब्लड था वो मदर की बॉडी में गया, मदर के लिए क्या है, वो फॉरेन एजेंट है, मदर के लिए क्या है, आर एच फॉरेन एजेंट है, क्योंकि मदर कैसी थी, मदर थी आर एच नेगेटिव, समझ आई बात, मदर है आर एच नेगेटिव, तो जैसे ही मदर की बॉडी में आर एच जाएगा चाइल्ड की वजह से, मदर की बॉडी एंटीबॉडीज बनाएगी उसके अगेंस्ट, ठीक है, मदर में क्या होगा, एंटीबॉडीज बन जाएंगी आर एच के लिए, ठीक है, इतनी बात हो गई। एट द टाइम ऑफ सेकेंड प्रेगनेंसी, अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में दोबारा से चाइल्ड आर एच पॉजिटिव होता है तो उस केस में मदर की एंटीबॉडीज चाइल्ड की ब्लड सेल्स को क्लॉट कर देंगी। हाँ समझ आई बात, ये बात समझ में आई। अगर सेकेंड प्रेगनेंसी में क्या होता है, चाइल्ड दोबारा से आर एच पॉजिटिव है, यानी कि चाइल्ड में क्या है, आर एच फैक्टर है, और मदर की बॉडी में क्या है, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज है, तो मदर की एंटीबॉडी चाइल्ड की आरबीसी को किल कर देगी, ठीक है। और अगर चाइल्ड आर एच नेगेटिव है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इस कंडीशन, तो मैम इसमें चाइल्ड को डेथ हो जाएगा? हाँ हो भी सकती है, अगर कंडीशन को ट्रीट नहीं करा गया तो क्लॉटिंग हो जाएगी, चाइल्ड कैन डाई, ठीक है, दिस कैन बी फेटल। कुछ केसेस में ऐसा भी हो सकता है कि आपने ट्रीटमेंट ले लिया, क्योंकि होता है, अगर ऐसा है तो ट्रीटमेंट दिया जाता है, ठीक है, उसको क्या दिया जाएगा, एंटीबॉडी सप्रेस करने के लिए ट्रीटमेंट दिया जाता है जिससे क्लॉटिंग ना हो। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि ज्यादा सीवियर ट्रीटमेंट, आपको ट्रीटमेंट मिल गया तो सीवियर ना हो कंडीशन, लेकिन इट्स अ हाईली फेटल कंडीशन, ठीक है, अगर नहीं पता लगा मान लो, ठीक है, तो फेटल भी हो सकती है, अदरवाइज ट्रीटमेंट इज अवेलेबल। हाँ होता है, एंटीकोगुलेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि ब्लड का वो ना हो, कोगुलेशन ना हो, या सप्रेसेंट्स दिए जाते हैं जिससे कि एंटीबॉडीज सप्रेस हो जाए। अच्छा, हाँ तो पूछना मम्मी से, ठीक है ना दी। तो दिस इज द कंडीशन, सही है। तो दिस इज एरिथ्रोब्लास्टोसिस। अब याद क्या रखना है, याद तुम्हें ये नाम रखना है, वो सीधे नाम ही पूछता है कि अगर ऐसी ऐसी सिचुएशन है, ये सारी कहानी जो नीचे लिखी है ये कहानी लिख देगा और पूछेगा कि इस कंडीशन को बोलते क्या है, तो हमें याद क्या रखना है, दिस कंडीशन इज कॉल्ड एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेसिस।
ठीक है, तो आज बस यहीं तक करते हैं। नेक्स्ट में देखेंगे लिम्फ। लिम्फ और फिर हार्ट स्टार्ट करेंगे, अपना हार्ट का स्ट्रक्चर। हाँ जी, टाइम इज ओवर, मेरी नेक्स्ट क्लास भी है। ओके मैम, बाय। बाय मैम, थैंक यू। कल को टेस्ट। थैंक यू मैम। ओके बाय। स्वीट कल टेस्ट देना मत भूलना। ओके मैम। प्रियंका, आप कौन से ग्रुप में हो बेटा? कौन सा ग्रुप है प्रियंका आपका? 15। 15 में तो ग्रुप डिस्क्रिप्शन खोल के नहीं देखा। देखो मैं लिंक भेजती हूँ, मैंने लास्ट क्लास में भी देखा था। देखो मैं अभी लिंक भेजूंगी चैटिंग में, उसको लिंक को कॉपी करके रख लो, सेव कर लेना और उसी को खोल के देखना, उसमें पड़ा हुआ है पूरा। अंजलि, आपने अभी मैसेज मुझे ही करा था कि क्लास ज्वाइन नहीं हो रही, आपका ही मैसेज था वो। ये लिंक कॉपी कर लो, इसको खोलना, इसमें पड़ा हुआ है पूरा मटेरियल। ठीक है, रिकॉर्डिंग्स भी हैं इसमें, सबकी लिंक्स है, मतलब इसको लिंक को खोलोगे। ये लिंक नहीं खुल रहा था, एक सेकेंड। खोल के देखना, लिंक खुल रहा है नहीं खुल रहा। नहीं खुल रहा तो बताना मुझे, इसका मतलब कुछ एरर है इसका। किसी ने खोल के देखा? एनीवन? गुड नाइट, जो जाना चाहते हैं वो जाओ। एरर दिखा रहे हैं ना, ठीक है, आई विल टॉक। हो सकता है कुछ इशू, पहले तो खुल रहा था क्योंकि मैं चेक करवा दूंगी। ठीक है, वैसे लिंक यही है, नया आएगा तो आई विल अपडेट ऑन द ग्रुप डिस्क्रिप्शन। हाँ ठीक है, मैं बात कर लूंगी फिर। अंजलि तो कह रही है ओपन हो रहा है, दोबारा से ट्राई करना एक बारी। नहीं, मेरे फोन में भी नहीं खुल रहा। खुल रहा है अंजलि, अभी देखा आपने? लो, उसका तो खुल रहा है। अच्छा, सुनील ने भी चेक कर लिया, लेकिन मेरे फोन में भी नहीं खुल रहा। कमाल की बात तो ये है। अंजलि, आपने कहाँ से खोला? ये जो मैंने अभी चैटिंग में लिंक भेजा है वहां से देखा है या ग्रुप डिस्क्रिप्शन से खोला है? प्रियंका बेटा, उससे खोल के देखो, ग्रुप डिस्क्रिप्शन वाले से, क्योंकि वहां से मेरा भी खुल रहा है। हो सकता है कुछ और इशू। अभी मैंने खोल के देखा, अब तो खुल रहा है। रीट्राई करके देखना है, दूसरे ब्राउजर में लिंक कॉपी कर लेना या लिख कर डाल के देखना, खुल जाएगा आई थिंक। ठीक है, ओके चलो। ओके ओके तनिष्का, ठीक है। ओके बाय बाय, थैंक यू एवरीवन। मंडे को पढ़ते हैं हार्ट। ओके बाय।